गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि वो सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी से आपका प्रिपरेशन, ये बोर्ड है आपका, और इसमें जितना भी आप मार्क्स लाओगे, फ्यूचर में कभी भी कहीं पर भी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना होगा, तो इसका एक परसेंटेज वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए इसके ऊपर में आप ध्यान दीजिए। अभी आपके पास में डेविएशन का चांसेस कम है, और स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जाना है, घर में ही रह करके पढ़ाई करना है, तो एक प्लान वे में कोशिश करो। हमें लगा था जो जो क्वेश्चन टिपिकल है उसको बता दिए थे और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था, लेकिन कुछ लोग मैसेज कर रहे थे एनसीईआरटी के एक और क्वेश्चन का कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.29 है। एक्चुअली इसमें कंटेंट नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख करके ही आप जो थोड़ा डर गए। अब उसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल आसान है, बनेगा आपसे। क्वेश्चन का है नैनोरफिन, यह केमिकल सब्सटेंस है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C19H21NO3, सिमिलर टू मॉर्फिन, मॉर्फिन के जैसा ही है। मॉर्फिन नार्कोटिक ड्रग्स में आता है। इज यूज्ड टू कॉम्बैट विथड्रॉवल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। नार्कोटिक यूजर्स यानी कि जो नशीली दवा लेते हैं, उनके बीमारी से उसे रिमूव करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। डोज ऑफ नैनोरफिन जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम। 1.5 मिलीग्राम है। तो आप जैसे देखते हो कि कोई मेडिसिन पैरासीटामोल है, तो अगर मान लीजिए दिया हो 0.3%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 मिलीलीटर में उसका सिर्फ 0.3 मिलीलीटर ही है। तो 0.3 मिलीलीटर या 1.5 मिलीग्राम ये वेट करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसलिए अदर कंटेंट भी होते हैं किसी भी मेडिसिन में, लेकिन काउंट किया जाता है कि जो मेन पार्ट है, जैसे यहाँ नैनोरफिन को काउंट किया जाता है, यहाँ कहा जा रहा है कि 1.5 मिलीग्राम ही चाहिए मेडिसिन के रूप में। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 × 10⁻³ मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका मोलरिटी दिया हुआ है, यहाँ मास दिया हुआ है नैनोरफिन का। तो सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ उसको आप सेपरेट करो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ नैनोरफिन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C19H21NO3, ये है 1.5 मिलीग्राम। तो इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ ग्राम। अब चूंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, तो इनका आप मोलर मास निकाल सकते हैं। आप निकालना 311 ग्राम पर मोल आता है। तो देखो मास पता चल गया, मोलर मास पता चल गया, तब इनका हम लोग मोल निकाल लेंगे। 1.5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 311, ये नंबर ऑफ मोल निकल गया। सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी ये है 1.5 × 10⁻³ मोलर, और आपसे पूछा जा रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट, इनका मास निकालना है। अभी तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1000 से। मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³ मोल का वैल्यू भी दिया हुआ है, यहाँ मोल निकाले हैं 1.5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 311, ये पार्ट चलाए इंटू 1000, और इसके मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग x मानते हैं। अब बताओ, तो सारा डाटा दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं करते, मोल दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला। तो सिर्फ आप क्वेश्चन देख करके कंफ्यूज करें, खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ बना दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
एक और टिपिकल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। कई बार जगह पे पम्पलेट एग्जामिनेशन वगैरह में भी मिलेगा कि व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, यानी कि प्योर वाटर का मोलैलिटी कितना होगा, और इसका ये वैल्यू आता है 55.56 मोलर। इसको याद रखोगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब ये 55.56 मोलर आया कैसे, इसको बनाना है। एक चीज बड़े ध्यान से समझना, मोलैलिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, और सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मिक्सचर कभी अकेले नहीं होता है और मिक्सचर कभी प्योर नहीं होता है। यानी अगर टेक्निकली कहा जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि प्योर वाटर का मोलैलिटी कितना होगा, क्योंकि मोलैलिटी सॉल्यूशन का निकलता है और सॉल्यूशन मिक्सचर है, और मिक्सचर कभी प्योर नहीं होगा, क्योंकि मिक्सचर के लिए तो कम से कम 2 कंपोनेंट होने चाहिए। बट जबरदस्ती इसको 55.56 लाया गया है। अब उसको कैसे मानेंगे? तो चूंकि वाटर प्योर है तो ये वाटर ही सॉल्यूट के रूप में काम करेगा और यही सॉल्वेंट के रूप में भी काम करेगा। इसको बनाते हैं आप। मान लिया सपोज आप 100 भी ले सकते हो, हम यहाँ x मान करके चलते हैं। मास ऑफ H2 इट इज x ग्राम। वाटर का मोलर मास वैल्यू होता है 18 ग्राम पर मोल। अब इसका जब मोल निकालेंगे तो मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास x/18। क्योंकि वाटर ही सॉल्वेंट भी है, यही सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपका x ग्राम ही हो जाएगा, क्योंकि ये प्योर फॉर्म है और कोई दूसरा कंपोनेंट है नहीं। अब मोलैलिटी निकालो। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट x/18, मास ऑफ सॉल्वेंट x into 1000। x कैंसिल हो गया, 18 नीचे चला आएगा, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये वैल्यू आ गया 55.56 मोलर। तो ये इस तरीके से लाया गया। फिर से हम बोल रहे हैं एक तरीके से जबरदस्ती आंसर लाया गया है, क्योंकि वाटर प्योर फॉर्म में कहा जा रहा है और जो प्योर होगा वो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। बट जब मान के चला गया है कि वो प्योर है तो उसी को सॉल्यूट भी मान लिया और उसी को हम लोग सॉल्वेंट भी मान लिए। तो आपको कई जगह पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मिलेगा, तो इसका आंसर 55.56 होता है। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बाद का, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अब ये सॉल्युबिलिटी है क्या, पहले इसके डिफिनेशन के बारे में थोड़ा सा और पीछे चलो। हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़े थे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, जहां मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसी को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। समझाने के लिए आपको मान लीजिए कि यहां पर ये 2 कंटेनर है और दोनों में हम लोग 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम वाटर लेते हैं। जनरली 100 ग्राम होता है, यहां भी 100 ग्राम वाटर, यहां भी 100 ग्राम वाटर। कंटेनर ए, कंटेनर बी, इसमें हम लोग साल्ट ऐड कर रहे हैं NaC यानी कि सोडियम क्लोराइड, और इसमें हम लोग शुगर ऐड कर रहे हैं C12H22 को डिसॉल्व कर रहे हैं। यहां डाल रहे हैं सोडियम क्लोराइड, स्टील करेंगे डिसॉल्व हो जाएगा, फिर डालेंगे, फिर स्टील करेंगे डिसॉल्व आएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा कि अब जब आप साल्ट डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। उसी तरह से इस 100 ग्राम वाटर में जब आप शुगर डालेंगे तो ये भी एक समय के बाद में अब डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सॉल्युबिलिटी कहा जाता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्यूट एट दैट कंडीशन। आपको समझाने के लिए हम यहां पर एक डाटा ले रहे हैं। मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड का 5 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है,
और शुगर का 4 ग्राम डिजोल्व हो रहा है। जाहिर सा बात है, दोनों अलग अलग केमिकल सब्सटेंस है, ऐसे भी आप डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। समझाने के लिए हम कह रहे हैं, ये 5 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम भी हो सकता है, हम समझाने के लिए सिर्फ कह रहे हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड का 5 ग्राम डालने पर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, शुगर का 4 ग्राम ऐड करने पर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज कॉल्ड 5 एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इज कॉल्ड 4। यानी इसका सॉल्युबिलिटी वैल्यू 4 हो जाएगा और इनका सॉल्युबिलिटी वैल्यू 5 हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट का होता है, यानी शुगर को आप डालोगे, ऐसे भी नमक को आप डालोगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। रीजन ये है कि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में इजीली डिसॉल्व होता है। इस कंसेप्ट को लाइक डिसॉल्व लाइक कहा जाता है। शुगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो शुगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हुए भी वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो दोनों के सॉल्युबिलिटी का डिसॉल्व होने का रीजन अलग अलग है, इसलिए रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी अलग अलग है और अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट भी अलग अलग होगा। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट दैट कंडीशन। याद करो, क्योंकि कंडीशन अगर आप चेंज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जहां 5 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था वहां 6 भी डिसॉल्व हो सकता है, 7 भी डिसॉल्व हो सकता है। टेम्परेचर अगर रिड्यूस कर देंगे तो 5 की जगह पर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये फैक्टर भी है। तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्लियर हो गया। इसके बाद इसके फैक्टर्स के बारे में, जैसे सबसे पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी जो डिस्कस किया आपको, यहाँ लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट अप्लाई होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और पोलर कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड, पोलर कहा गया वैसे कोवेलेंट कंपाउंड को जहां पोलरिटी डेवलप करता हो, तो पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया नेचर। सेकंड फैक्टर हो गया टेम्परेचर। आप ऐसे ही सिंपल सा एक एग्जांपल दो, अप्लाई करके देखना आप घर में। नॉर्मल वाटर आप लीजिए, टैप वाटर ले लीजिए, पता चलेगा आपको, और किसी कंटेनर में आप रखो और उतना ही पानी जो है वो दूसरे ग्लास में आप लो और दूसरे वाले ग्लास में आप ग्लूकोज ले लो, वो इजीली डिसॉल्व होता है। तो ग्लूकोज लिए 2 चम्मच ग्लूकोज डाल करके उसको डिसॉल्व कर लिया। अब आप सिर्फ टच करके भी देखोगे तो जहां ग्लूकोज का आपने सॉल्यूशन बनाया है वो आपको ठंडा लगेगा नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन। तो ठंडा लगने का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के डिसॉल्व करने पर ये ग्लूकोज का डिसोल्यूशन प्रोसेस वाटर के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ये प्रोसेस एंडोथर्मिक नेचर का हो गया। वहीं अगर आप सर्फ डालते हैं तो सर्फ डालने पर, सब नहीं, जो थोड़ा सा चीप पड़ते हैं, सस्ता पड़ते हैं, तो वो डालोगे तो आपको हाथ में, अगर डिटर्जेंट हाथ में लिए हुए हैं और वहां पानी में आप डालोगे आपको गर्म लगेगा। तो गर्म लगने का मतलब ये होगा कि वहां हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया। बट जनरली सॉलिड को जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं किसी लिक्विड में तो वो एंडोथर्मिक नेचर का होता है। और ली चैटलियस प्रिंसिपल हम लोग पढ़े हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ये बताता है कि इफ अ केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, then increase in temperature, shift the equilibrium in forward direction and decrease in temperature in backward direction। यही वजह है कि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोल्यूशन यानी सॉल्युबिलिटी का रेट बढ़ता है। जैसे हम लोग यहाँ बात की कि अभी 5 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा है तो 5 की जगह पर अब 6 डिसॉल्व होगा। क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों हो गया? तो आपको बताना होगा कि ये प्रोसेस सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये एंडोथर्मिक नेचर का है और एंडोथर्मिक प्रोसेस फास्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और जब टेम्परेचर इसी वजह से बढ़ाते हैं तो जहां पहले 5 ग्राम डिसॉल्व हुआ था अब वो 6-7 ग्राम में डिसॉल्व होना शुरू होता है। तो ये सेकंड फैक्टर हो गया टेम्परेचर का। थर्ड फैक्टर हो गया प्रेशर का। प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी पर डिपेंड करता है। आपको पता है कि मैटर के 3 फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल सटे हुए होते हैं। तो सटे हुए होने की वजह से ये नॉन कंप्रेसिबल नेचर का होता है।
और इस नॉन कंप्रेसिबिलिटी की वजह से प्रेशर को आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, सॉलिड का सॉलिबिलिटी अनअफेक्टेड होता है। यानी यहाँ पर जो भी हम लोग डिस्कस किए, पहले सॉलिबिलिटी का डेफिनेशन आपको बताया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in 100 gram of solvent to prepare its saturated solution। अब इसके बाद में दो पार्ट में इसको बांट दिए, solubility of solid in liquid और दूसरा में आएगा solubility of gas in liquid। solubility of solid in liquid बताता है ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट हो गया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक। सेकंड हो गया टेम्परेचर, सॉल्युटी इंक्रीजेज और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जनरली, नॉट ऑलवेज, क्योंकि जो इंडोथर्मिक शो कर रहा है उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। जो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है एक्सोथर्मिक नेचर का है, वहां पर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, और जो इंडोथर्मिक नेचर का है वहां वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। थर्ड था प्रेशर, और प्रेशर का इसके ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसके बाद में बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बाद में अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, सॉलिड के कंपैरिजन में गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम होता है, बट गैस भी अप टू सम एक्सटेंट डिजॉल्व होते हैं। कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, जैसे आप ये सुनते होंगे कि फिश वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेता है रिस्पिरेशन के समय में। हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व किया हुआ होता है। ये इंडिकेट करता है कि गैस भी लिक्विड में, वाटर में सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पर भी इनके फैक्टर स्पेशली टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से ये अफेक्ट करता है इनके सॉल्युबिलिटी को। जैसे सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। आप कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करके ही क्यों पिया जाता है? आप तुरंत बोलेंगे कि सर इसका नाम ही कोल्ड ड्रिंक्स है इसलिए इसको कोल्ड करके पीते हैं। तो थोड़ा सा गर्म करके पी के देखिए, आपको रीजन समझ में आ जाएगा। या गर्म करके क्या, आप कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल खोल करके कोल्ड ड्रिंक्स निकाल कर गिलास में आप डाल करके छोड़ दीजिए उसको नॉर्मल होने के लिए, और जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाए आधे घंटे के बाद में फिर आप उसको टेस्ट कीजिए, और एक जो फ्रिज में डाला हुआ है उसको निकाल करके आप टेस्ट कीजिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा दोनों के टेस्ट में। जो फ्रिज में रखा हुआ था वो कोल्ड ड्रिंक्स में स्वीटनेस ज्यादा होगा, उसका टेस्ट डिफर करेगा, और जो रूम टेम्परेचर पर आ गया वो फीका लगेगा। रीजन ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स का जो टेस्ट आता है वो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां ज्यादा डिजॉल्व होगा, वहां ज्यादा सॉल्युबल होगा जहां टेम्परेचर कम होता है। तो फ्रिज में टेम्परेचर कम है तो बॉटल के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में डिजॉल्व हो गया, जिसकी वजह से स्टिलनेस आ गया, और जैसे ही अगर आप उसे खुले में छोड़ देते हैं तब उस कंडीशन में उसका डिजॉल्व्ड गैस बाहर निकलने लगता है, और जब वो बाहर निकल रहा है तो उसका स्टिलनेस वैल्यू कम हो जाएगा। और ये आप ऐसे भी जनरली भी फील करते होंगे, आप 2 लीटर का बॉटल कभी कभी खरीद करके ले आते हैं, फर्स्ट डे आप यूज करेंगे तो उसका टेस्ट कुछ ज्यादा ही बेटर लगेगा आपको, लेकिन जितनी बार आप बॉटल का ढक्कन खोलेंगे उतनी बार में गैस बाहर निकलता है, या आप फील नहीं करते, आवाज में निकलता है, तो गैस बाहर निकल रहा है। फिर आप देखोगे कि बॉटल खत्म होने पर उसका टेस्ट जो फीका होने लगा। रीजन ये है कि जितनी बार आप खोल रहे हैं तो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बाहर निकल रहा है, और उस बाहर निकलने की वजह से उसका टेस्ट फीका होने लगा। तो कंक्लूजन यहाँ पर यह आया कि गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक नेचर के हो गए। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस बाहर निकलेगा। एक और एग्जांपल बताते हैं हम, आप किसी कंटेनर में जब वाटर को गर्म करते हैं तो बॉयल होने के पहले वाटर में से बबल्स निकलता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअली वो बबल्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अब वो जब बाहर निकल रहा
है तो ये इंडिकेट करता है कि इसका सॉलिडिटी वैल्यू घट गया। तो दोनों में जैसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ जी सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो आप बताओगे कि सर आप सॉलिड का पूछ रहे हैं या फिर गैस का। सॉलिड का सॉलिबिलिटी इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी कि दोनों में अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई होता है। गैस का सॉलिबिलिटी घटता है, इसलिए इसे ज्यादा डिजोल्व करना है तो लो टेम्परेचर पर करते हैं। तो ये फैक्टर हो गया टेम्परेचर का। सेकेंड फैक्टर है प्रेशर का। सॉलिड के केस में पढ़े थे हम लोग, अभी डिस्कस किए कि प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, यानी प्रेशर घटाओ या बढ़ाओ सॉलिड के सॉलिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहां गैस के केस में प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस का सॉलिबिलिटी इंक्रीज करता है और प्रेशर कम करने पर गैस का सॉलिबिलिटी डिक्रीज करता है। ये इनके कंप्रेसिबल नेचर की वजह से, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, इनका कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा। और सॉलिबिलिटी और प्रेशर के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन हेनरीज के द्वारा दिया गया, इसी को हम लोग हेनरीज लॉ करते हैं। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो सब जगह पर इनके डेफिनेशन को बताया गया कि कितना इनका सॉलिबिलिटी होगा। सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर कितना मोल फ्रैक्शन होगा डिसॉल्व्ड गैस का, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड प्रेशर का पार्शियल प्रेशर वैल्यू का। यानी सिंपल तरीके से अगर कहा जाए तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यानी कि गैस के मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे हेनरीज कांस्टेंट कहा जाता है और इन्हें हम लोग KH से रिप्रेजेंट करते हैं। H यहां सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में है तो KH into X। तो अगर हेनरीज लॉ पूछा जाए व्हाट इज हेनरीज लॉ, इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस। सॉलिबिलिटी को ही मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है। इट स्टेट्स दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, यानी जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे उतना ही ज्यादा उसमें डिसॉल्व होगा। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किए हैं हेनरीज कांस्टेंट, यानी कि KH। तो यहाँ ये तीन पार्ट है, तो इस तीन में से किसी दो का वैल्यू दिया रहेगा और तीसरा निकालना होगा। ये KH का वैल्यू हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर कंडीशन आप वही रखते हैं, नाइट्रोजन के लिए KH का वैल्यू कुछ और होगा, हाइड्रोजन के लिए कुछ और होगा। अब देखो इस KH और सॉलिबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग ले लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये वैल्यू तो फिक्स हो गया। तो KH के वैल्यू को मैं बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा और अगर KH के वैल्यू को कम करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगा। यानी सिंपल तरीके से ऐसे भी फार्मूला भी निकाल, अगर KH इज इक्वल टू हम लोग देखें तो P बाई क्या हो गया काई, ये काई है, x नहीं है काई है, काई यानी कि मोल फ्रैक्शन। अब देखो तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। हर एक गैस के लिए इनका वैल्यू अलग अलग होता है। अगर हायर वैल्यू है किसी गैस का KH का तो इसका मतलब उसका सॉलिबिलिटी लिक्विड में कम होगा, क्योंकि सॉलिबिलिटी और ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इनके फैक्टर से रिलेटेड होगा। तो अभी तक हम लोग सॉलिबिलिटी के बारे में बात की, सॉलिबिलिटी से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हैं उसके बारे में बात की, गैस का सॉलिबिलिटी कैसे अफेक्टेड होता है और सॉलिड का सॉलिबिलिटी कैसे अफेक्टेड होता है उनके बारे में यहाँ बात की। और फिर इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है जिन्हें हम लोग हेनरीज लॉ कहते हैं। हेनरीज लॉ के बाद में अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ पर आते हैं, यानी कि हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन कहाँ पर है, डे टू डे लाइफ में किस जगह पर यूज होता है। एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे उस जगह पर भी दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला यूज इसका दिया हुआ है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के मैन्युफैक्चरिंग। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व किया जाता है और जहां यह बॉटलिंग होता है उस जगह पर अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हैं। यानी कि बॉटल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर के कंपैरिजन में,
इसलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल खोलते हैं तो वहां प्रेशर के साथ गैस बाहर निकलता है। तो रीजन ये है कि प्रेशर कंटेनर के अंदर में ज्यादा होगा। अब जैसे उसे आप फ्रिज के अंदर में डालते हैं तो अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस का सॉलिडिटी बढ़ जाएगा और स्टिरनेस वैल्यू जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा होगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन वहां पर हो गया। सेकंड एप्लीकेशन या कहां पर और अप्लाई होता है, तो सेकंड में आप एक टर्म देखोगे स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर, स्कूबा डाइवर कहा जाता है गोताखोर को जो समुद्र में गोता लगाते हैं। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना, इनमें एक ऑक्यूपेशनल डिजीज पाया जाता है जिन्हें बेन्स कहा जाता है। ये बेन्स, अब ये बेन्स प्रोड्यूस होता है वो प्रेशर और सॉलिडिटी की वजह से। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के साथ में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, 1% में अदर गैस करते हैं। यानी कि जब आप ब्रीदिंग करते हो, रेस्पिरेशन के समय में आपके लंग्स में एयर जाता है, यानी कि लंग्स में आपका नाइट्रोजन भी जा रहा है और ऑक्सीजन भी जा रहा है। अभी आपके नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। स्कूबा डाइवर जब समुद्र में गोताखोरी करता है, समुद्र में अंदर की तरफ में जाता है, तो जैसे जैसे वो अंदर की तरफ में जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू बढ़ने लगता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सॉलिडिटी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि जैसे जैसे समुद्र में अंदर की तरफ में वो जाने लगेगा तो स्कूबा डाइवर के ब्लड में एयर का सॉलिडिटी बढ़ने लगेगा। एयर कहने का मतलब जो उसका आपका सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। अब उसमें दोनों डिजोल्व हो रहा है ब्लड में, वो ब्लड में डिजोल्व होता चला जा रहा है। नीचे की तरफ में गया तो अंडर हाई प्रेशर ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, यहां तक परेशानी नहीं है। अब फिर वो जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ में आता है तो नीचे में अंडर हाई प्रेशर ज्यादा एयर डिजोल्व हो चुका है, नाइट्रोजन भी डिजोल्व हुआ है, ऑक्सीजन भी डिजोल्व हुआ है। ऑक्सीजन केमिकली ब्लड के साथ कंबाइन कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ किसी से केमिकली कंबाइन नहीं करता है, वो सॉल्युबल फॉर्म में फिजिकली जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही स्कूबा डाइवर सरफेस की तरफ में आता है तो यहाँ पर समुद्र के नीचे के कंपैरिजन में यहाँ लो प्रेशर हो गया, और जब प्रेशर कम होगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी भी कम होगा। तो यानी कि जो नाइट्रोजन ब्लड में डिजोल्व था अब वो बाहर निकलना शुरू होगा, और जब वो बाहर निकलता है तो इस वेन में, कैपिलरी में वो बबल्स का फॉर्मेशन करता है, और इस बबल्स की वजह से वो एक जगह पे जहां जहां ज्वाइंट है उस जगह पर एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है, और उस वजह से जो डिजीज प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग बेन्स कहते हैं। यह ऑक्यूपेशनल डिजीज में आता है, यानी कि स्कूबा डाइवर को ज्वाइंट पेन होना शुरू हो जाता है इस बेन्स की वजह से। अब इसको रिड्यूस करने के लिए, इस सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए स्कूबा डाइवर के गैस सिलेंडर में नाइट्रोजन के परसेंटेज को कम किया जाता है। अब आप नाइट्रोजन के परसेंटेज को कम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन भी एक लेवल से अगर ज्यादा परसेंटेज है तो उस कंडीशन में भी वो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए उसमें हीलियम डाला जाता है, और ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि व्हाई हीलियम इज एडेड इन द गैस सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर। तो हीलियम ऐड किया जाता है नाइट्रोजन के परसेंटेज को कम करने के लिए। जब नाइट्रोजन का परसेंटेज कम होगा तो गैस का सॉलिडिटी यानी कि नाइट्रोजन का सॉलिडिटी भी ब्लड में कम होगा, और जब कम होगा तो इस बेन्स का यानी कि एयर बबल्स के फॉर्मेशन का चांसेस भी कम होगा, यानी कि बेन्स को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। ये सेकेंड पार्ट। इसी का ठीक उल्टा अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड की तरफ में जाते हैं, जैसा कि जनरली देखने के लिए मिलता है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में बढ़ोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कम होने लगता है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कम होगा तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगा, और अगर ऑक्सीजन कम डिजोल्व हुआ, आपके बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो सबसे पहले आपका ब्रेन रेस्ट में जाने लगता है, और उस कंडीशन में आपको बेहोशी छाने लगती है, आपके सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। इस सिम्टम्स को एनॉक्सिया कहा जाता है।
यानी कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ ऑक्सीजन का डिफिशियंसी क्यों हुआ? ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे फर्क क्या पड़ा? तो प्रेशर और सॉल्विटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्रेशर कम होगा तो सॉल्विटी भी कम होगा, और जब सॉल्विटी कम होगा तो हमें तो नाइट्रोजन तो फिजिकली जुड़ा होता है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम हुआ तो उस कंडीशन में हम बेहोश होने लगते हैं, सोचने समझने की शक्ति जो अफेक्टेड होती है, यानी कि यहाँ पर नींद आने लगता है। ऐसा ही आप फील करते होंगे अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं। तो कहा जाता है कि एग्जामिनेशन के समय में बिल्कुल आपका डाइट जो हल्का होना चाहिए, लाइट डाइट होना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर आप हेवी डाइट लेते हैं तो आपके बॉडी का एनर्जी पहले यूज होता है उस खाने को पचाने के लिए, तुरंत वो एनर्जी नहीं देता है, वो तो पूरा प्रोसेस चलता है। आप जो ले रहे हैं वो सुक्रोज है, स्टार्च के फॉर्म में वो डिकम्पोज करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फिर वो एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर आपके बॉडी को एनर्जी देगा। ये टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही लिए हैं तो आपके बॉडी का एनर्जी जा रहा है खाने को पचाने के लिए, और इसीलिए आप फील करते हैं कि खाना खाने के बाद में आप टायर्ड फील करते हैं, आपको नींद आने लगता है, यानी आपका ब्रेन जो रेस्ट में जाने लगता है। तब आप सोचो, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले अगर आप हर पेट खा करके जा रहे हैं तो एनर्जी जो आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए वो आपके पेट तक पहुंच रहा है। इसका ख्याल रखिए। एग्जामिनेशन में हल्का डाइट लेना है। हम ये नहीं करें कि आप भूखे पेट ही चले जाइए कि सारा एनर्जी जो आपके ब्रेन को ही मिले, तो कुछ एक स्टॉक तो होना चाहिए ना आपके पास में एनर्जी का, तो हल्का डाइट लेना चाहिए। तो ये था हेनरीज लॉ से रिलेटेड, ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन सॉल्विटी से रिलेटेड यहाँ तक में ये कंप्लीट हुआ। आपको जरूरत अगर महसूस हो तो वीडियो को थोड़ा रिपीट कीजिएगा। अब इसके हम लोग न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो हेनरीज लॉ से रिलेटेड। अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सॉल्विटी और हेनरीज लॉ से रिलेटेड है। हम यहाँ पर बिल्कुल हिंट्स देंगे आपको, और थोड़ा कैलकुलेशन करोगे आप। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और हम लोग को विद इन द टाइम लिमिट पूरा कंप्लीट करना है, बस ऐसे ही ख़त्म नहीं कर देना है, हमें कंप्लीट करना है। और बिल्कुल वही मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं जो बाकी के ऑफलाइन केसेस में यूज किया करते थे। पढ़ाने का स्टाइल वही है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही कोशिश किया जा रहा है। और आपके लिए तो बेटर ये होता है कि पहले जब ऑफलाइन क्लास चलता है तो आप वेट करते हो कि सर से पूछे ना पूछे, और जो बात बताए हैं उसी को रिपीट करना पड़ता था। और अभी तो आपके पास में है कि एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो फिर वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं। अभी जो न्यूमेरिकल समझा रहे हैं अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर उसी पार्ट को आप रिपीट करके देखेंगे और बिल्कुल समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। ये हम लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख रहे हैं और ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे। कई बार ये बोर्ड में पूछ चुका है क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2.4, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar। तो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो यहाँ पार्शियल प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है 0.987 बार, 0.987 बार। गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH का वैल्यू भी दिया हुआ है, इट इज 76.48 किलो बार, 76.48 किलो बार। और आपको मिलीमोल्स नाइट्रोजन का निकालना है। आप एक एक करके 2 स्टेप में 3 स्टेप में जाकर के पढ़ेगा। पहले आप ये देखो, नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व किया गया तो P दिया हुआ है, KH दिया हुआ है। देखो यहाँ बार में और यहाँ किलो बार में, तो इसको भी बार में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको बार में कन्वर्ट करोगे तो 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 बार हो गया। दोनों का यूनिट एक ही होता है। तो P और KH निकल गया। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट के अनुसार से पार्शियल प्रेशर वुड बी इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व किया गया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो अब यहां से निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन वुड बी इक्वल टू P बाई KH। बोलो ये मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। P का वैल्यू दिया हुआ है, KH का वैल्यू दिया हुआ है, ये मोल फ्रैक्शन निकाल।
अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, जो सोल्व करने के बाद में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और आप खुद से इसको बनाओगे जैसे हम बता रहे हैं, बुक वाले कंसेप्ट को छोड़ करके। इससे सोल्व करिए हम लोग, कैलकुलेटर ही यूज करो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैलकुलेट करने के लिए, बट सिस्टमेटिक तरीके से। जो लिखना है वो सिस्टमेटिक तरीके से। अब इसे डिसॉल्व किया गया है वाटर में और वाटर का वॉल्यूम है 1 लीटर। वाटर के केस में आप जानोगे वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर का मतलब 1 किलोग्राम हो गया, 100 मिलीलीटर का मतलब 100 ग्राम हो गया, क्योंकि डेंसिटी उसका 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। उसी कंसेप्ट को यहां यूज करोगे आप, तो नाउ हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी H2O, इट इज 1 लीटर, इट मीन्स 1000 मिलीलीटर। तो इनका डेंसिटी आपको समझाने के लिए, ताकि आप कभी भूलो नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर H2O ये होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। देयरफॉर मास ऑफ H2O ये वैल्यू हो जाएगा 1000 ग्राम। वाटर का मोलर मास आपको पता है, वाटर का मोलर मास आता है 80 ग्राम पर मोल। तो अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 1000 डिवाइडेड बाय 80, तो ये वैल्यू आ गया 55.55। तो इसको हम लोग 55.56 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल निकल गया। आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन, तो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का यहां निकाल लिए। तो अब लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो ये नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन यहाँ फर्स्ट वाले इक्वेशन में निकल गया है, वाटर का नंबर ऑफ मोल निकल गया है, तो इसे निकालना होगा। लेकिन इस जगह पर ये दो पार्ट है, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अब एक और कंसेप्ट याद रखो हमेशा ये, खास करके गैस के केस में, अगर किसी एक कंपोनेंट का वैल्यू बहुत छोटा हो और वो डिनोमिनेटर में, तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसके वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी इसका ये वैल्यू बहुत छोटा होगा गैस का सल्टीन के कंपैरिजन में, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और यहां लिख देंगे बिकॉज द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी H2O के कंपैरिजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स निकला और इसी को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो आप याद करो, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसी तरह से मोल को जब मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 स्टेप में बना। फर्स्ट स्टेप में P और KH के वैल्यू से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकाले। सेकेंड स्टेप में वाटर का नंबर ऑफ मोल निकाले और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाले, और जब नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल निकल गया तो इसको हम लोग मिली मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से बनाना है। यहाँ आपको हिंट्स हम दिए, आप हिंट्स को समझ लीजिए और उसके बाद फिर से कॉपी निकाल करके इसको बनाओगे। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का था, बुक में भी बना हुआ है, लेकिन जैसा जो तरीका बता रहे हैं वो दिमाग में बैठे, तो इसको सोल्व करोगे। अब एग्जाम्पल का क्वेश्चन का हिंट्स दिए थे आपको, हिंट्स क्या करें बता ही दी। इंटेक्स्ट में भी 2 क्वेश्चन है, 2.6 और 2.7। तो इंटेक्स्ट के 2.6 के बारे में 2.6 H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP 0.195 molar, 0.195 मोलर यानी मोलरिटी दिया हुआ है,
तो थोड़ा सा इसको ब्रेक करवा, इसका मतलब हो गया 0.195 मोल ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी वाटर। तो यहां से आप लोगों को पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, ये पार्ट आ गया 0.195, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट है तो मास हो गया 1000, और वाटर का मोलर मास होता है 18, तो 1000 by 18 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 55.56। दोनों का नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब देखो तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2S भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। आप आंसर देखोगे तो इसका बार भी दिया हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P = 1 एटमॉस्फेयर होता है, और अगर इसे बार भी कन्वर्ट करें तो ये 0.987 बार होता है, 0.987 बार। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर KH का वैल्यू कि हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा। तो देखो तो मोल फ्रैक्शन पता है, P पता है, तो KH नहीं निकलेगा। फॉर्मूला कौन सा है? P = KH × chi। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है तो H2S लिखेंगे। तो यहाँ प्रेशर हो गया, यहाँ मोल फ्रैक्शन। प्रेशर का वैल्यू 0.987, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू यहाँ जो आप सोल्व करके लिखोगे वो आएगा, तो KH निकालना। तो इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है इंटेक्स का 2.7, उसका भी हिंट्स दे देते हैं आपको। इंटेक्स के 2.7 में हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड यानी KH का वैल्यू दिया हुआ है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट इट इज 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल, 10 to the power 8 पास्कल। अब यहां पर पास्कल दिया हुआ है, इसी को हम लोग 1.67 into 10 to the power, इसको पास्कल में छोड़ देते हैं, प्रेशर को चेंज कर देंगे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmosphere। P = है 2 एटमॉस्फेयर, सॉरी 2.5 एटमॉस्फेयर, 2.5 एटमॉस्फेयर। जब ये पास्कल में है तो इसे भी पास्कल में कन्वर्ट करना होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.5 × 1.013 × 10 to the power 5 पास्कल। रिलेशन याद करो, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे, एटमॉस्फेयर और बार के बीच का रिलेशन, बार और पास्कल के बीच का रिलेशन, एटमॉस्फेयर और Hg के बीच का रिलेशन। तो वही पार्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। तो देखो तो KH पता है और P पता है, तो फर्स्ट स्टेप में P would be equal to KH into मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर पहले निकालोगे आप मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो P डिवाइडेड बाय KH। P भी पता है 2.5, KH पता है, तो यहां से ये निकल गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कैलकुलेट द क्वांटिटी। क्वांटिटी को आप मोल में भी निकाल सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इक्वल की जगह पर इसे क्या करनी है? नियरली इक्वल। वही कंसेप्ट जो अभी नाइट्रोजन के एग्जांपल में बताया था कि नीचे में आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि H2O। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका मोल फ्रैक्शन वैल्यू सॉरी नंबर ऑफ मोल कम है इन कंपेरिजन टू वाटर, तो इसलिए इसके वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं। अब वाटर का मोल कितना निकलेगा? 500 मिलीलीटर है, तो 500 मिलीलीटर का मतलब 500 ग्राम, तो 500 डिवाइडेड बाय 18, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गया
तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इंडेक्स का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, और बना बनाया तो आपको साइड बुक में भी मिल जाएगा, उससे फायदा क्या है। ठीक है, सुनो, अप्लाई करो और फिर बनाओ। हमारा काम है आपको ट्रेंड करना, आपको एक्टिव करना, न कि बना बनाए। वो तो ज़्यादा आसान है, फोटो खींच करके साइड बुक से सॉल्यूशन पे भेज देंगे कि हाँ ये देखो इसका सॉल्यूशन हो गया, और आप भी कि हाँ हमको सारा सॉल्यूशन मिल गया। बेहुदा उससे कुछ सीखे क्या थे? उससे आपने कुछ नहीं सीखा है। अप्लाई करो, दिमाग यूज करो कि हाँ किस तरीके से बनेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा कहीं हिंट मिला, उसके बाद फिर बनाएंगे। तो इन सबको सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, इन्हें भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट देते हैं। यहाँ एक अलग कंसेप्ट आया है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.13 ये एक्सरसाइज है क्वेश्चन। यहाँ पर है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम of ethane is 1 bar। यानी कि एक जगह पर जब इथेन का मास दिया हुआ है 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम, तो वहां इनका प्रेशर 1 बार है। If the solution contain 5 into 10 to the power minus 2 ग्राम of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas। तो यानी कि एक जगह पर प्रेशर दिया हुआ और दूसरी जगह पर निकालना है। तो चूंकि दोनों में इथेन ही है, तो दोनों में नंबर ऑफ मोलर मास सेम होगा। चूंकि मास अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पर हेनरीज लॉ से पढ़े हैं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर इन फर्स्ट केस बाय पार्शियल प्रेशर इन सेकंड केस, इट वुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन फर्स्ट केस बाय मोल फ्रैक्शन इन सेकंड केस। या इसी मोल फ्रैक्शन को हम लोग इसके सॉल्युबिलिटी यानी S1 बाई S2 भी लिख सकते हैं। रीजन ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू लोगे डिनोमिनेटर में, मोलर मास अगर हम कंपेयर करेंगे तो नीचे में भी वही वैल्यू आएगा, तो वो कट जाएगा। यानी कि यहाँ जो मास इनका होगा वही मास इनका होगा। तो सॉल्युबिलिटी से अगर आप कंफ्यूज करते हैं तो रेशियो में यहाँ पर M1 तो इस जगह पर M2। तो फर्स्ट वाले केस में पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 बार। तो यहाँ पर ये 1 लिख दिए, इस जगह पर ये P2। फिर एक जगह पर वैल्यू दिया हुआ है 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और दूसरी जगह पर वैल्यू दिया हुआ है 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस। देखो तो अब ये वैल्यू निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा। ऐसे निकाल सकते हो, या तो फिर आपके पास में ऑप्शन है कि फर्स्ट वाले केस में P और काई दिया हुआ है, तो फार्मूला हो गया P इज इक्वल टू KH इंटू काई। तो प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन, तो KH का वैल्यू निकालें, फिर सेकंड वाले में उसी के KH के वैल्यू को पुट करेंगे तो P निकलेगा। कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, इस कंसेप्ट का यूज करोगे। और एक चीज और, आंसर मैच नहीं कर रहा है। साइड बुक में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पावर सेम है, तब जाकर के वैल्यू का आंसर जो मैच कर रहा है। तो या तो ये 10 टू द पावर माइनस 3 है तो इसे भी -3 होना चाहिए, अगर ये -2 है तो इसे भी -2 होना चाहिए। तो ये प्रिंटिंग एरर में है, आप अपनी तरफ से जो लगे, क्योंकि अभी जो बुक में दिया हुआ था हम वही लिख लिए, क्योंकि तुरंत आप मैसेज करते कि सर क्वेश्चन में -2 दिया हुआ और आप -3 लिख दिए, तो एक्चुअली ये करके निकालोगे तो वो आंसर नहीं मैच कर रहा है। 10 का डिफरेंस आ रहा है, फैक्टर 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो इस वजह से क्योंकि पावर यहाँ पर डिफर कर रहा है। तो बाकी आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, वो बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है, इसी में थोड़ा सा अलग था। एक्सरसाइज का 2.35, एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2.35, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलरिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4. हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH का वैल्यू दिया हुआ है mmHg में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सिर्फ सेम होना चाहिए बस, mmHg। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू पूछा जा रहा है इन बेंजीन एट 760, यानी P का वैल्यू है 760। इतना आसान तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। KH दिया हुआ है, P दिया हुआ है, सिर्फ ये मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये निकल जाएगा।
तो हेनरीज लॉ तक का अभी तक का ये सारा क्वेश्चन आपका जो वो कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन होगा। अब यहाँ तक आप कर लोगे। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा रीडिंग डाल करके रखिएगा। उसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड फिर रॉड्स लाएगा। रॉड्स लॉ में फिर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा। तो आज यहीं तक, थैंक यू।